हेलो एवरीवन, ये लेक्चर 12th है, चैप्टर सॉल्यूशंस, क्लास 12th केमिस्ट्री का। आई एम अरुण रैना, पीएचडी नेट से आ रहा है। तो ये टेस्ट लास्ट लेक्चर में हमने एक टेस्ट पूछा था आपसे, ठीक है। उसकी डिस्कशन, व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। तो ये आपको मिल जाएगा मेरे नोट्स में, मिल जाएगा पीडीएफ में। आपने देखा होगा और आपने लिखा भी, टेस्ट भी दिया। कुछ बच्चों ने, कुछ बच्चे अभी भी नॉन सीरियस हैं, उन्हें भी रेगुलर रहना होगा। नेक्स्ट, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ विद इट्स लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशंस, ये भी हो गया था आपका कंप्लीट। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इन एक्व सोल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ यूरिया पर 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये भी कर लिया बच्चों ने। मोलैलिटी निकालनी है, मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए 3 ग्राम ऑफ यूरिया दिया हुआ है, इससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल दोगे और मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, इन 2000 कर लोगे। मोल फ्रैक्शन, ये सोल्यूशन भी है इसका, मास ऑफ यूरिया, मास ऑफ वाटर दिया हुआ है और फास्ट करेंगे हम। मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने आ जाएंगे, 0.05। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने, 250 अपॉन 18 करके 13 पॉइंट। मोलैलिटी 0.05 अपॉन 250 इंटू 1000 करके 0.2 निकल गई। मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने, सल्यूट के, यूरिया के, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.05 को 0.05 प्लस किया और ये आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोएस्ट वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट एंड वाई। जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है उतनी ही हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू कम आती है। और सॉल्युबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। तो इसमें से HCl में जो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं और CO2 एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें लंडन फोर्सेस हैं। तो HCl में फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए उसका लोअर आएगा। HCl स्ट्रॉन्गर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल है HCl में, हाइयर इज द सॉल्युबिलिटी। और लंडन फोर्सेस हैं CO2 में, लोअर इज द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट एंड वाइस वर्सा। 4 ग्राम ऑफ NaOH इज कंटेन इन 1 डेसीलीटर ऑफ सोल्यूशन, कैलकुलेट द फॉलोइंग इन द सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन निकालनी है, मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी और डेंसिटी दी हुई है। तो कैसे निकालोगे, डेसीलीटर का मतलब क्या हुआ, डेसी होता है 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 लीटर, जो आप कह सकते हो 100 मिलीलीटर। 4 ग्राम ऑफ NaOH। मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोलैरिटी तो सीधे निकल जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर मिलीलीटर में लोगे तो इंटू 1000 करते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH कैसे निकालनी, इसमें दोनों के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, सल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। सॉल्वेंट मेंशन है, 4 ग्राम ऑफ NaOH इज कंटेन इन 1 डेसीलीटर। अगर नहीं मेंशन है और आपको मोल्स तो निकालने पड़ेंगे, तो लेट सपोज वाटर हम ले लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए, मास ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास सोल्यूशन का भी निकल गया, मास ऑफ सल्यूट भी पता है, मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट का निकल जाएगा माइनस करके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी निकाल दिए, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पता है, मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी। फिर उसके बाद मोलैलिटी भी निकल जाएगी और नेक्स्ट लास्ट में मोलैरिटी भी आ जाएगी। तो ये क्लियर, होप आपको ये इजी लगा होगा। आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ राउट्स लॉ। तो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था राउट्स लॉ, तो याद हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मेंशन कर दें राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो अब कुछ सॉल्यूशंस इसको ओबे करते हैं, कुछ सॉल्यूशंस इसको ओबे नहीं करते, उसके बेस पे टाइप्स हैं सॉल्यूशंस की। तो ऑन द बेसिस ऑफ राउट्स लॉ द सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 2 टाइप्स। जैसे मैं ही आपको लेक्चर दे रहा हूँ, कमेंट के लिए कह रहा हूँ, कुछ बच्चे फॉलो करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो इसी तरह से जो फॉलो करेंगे उनको आइडियल स्टूडेंट्स कहा जाएगा और जो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल। सेम इज़ द केस विद राउट्स लॉ। जो फॉलो करते हैं राउट्स लॉ को उनको आइडियल सोल्यूशन कहा जाता है, जो नहीं फॉलो करते उनको नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशंस क्या होते हैं, सच सोल्यूशन ओबे राउट्स लॉ एग्जैक्टली एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। तो आपको पता है राउट्स लॉ के अकॉर्डिंगली PA किसके बराबर होता है, P0 का I, PB किसके बराबर होता है, P0 B का IB, और P सोल्यूशन दोनों का सम। इन दिस केस PA इक्वल टू P0 का IA एंड PB इक्वल टू P0 B का IB। P सोल्यूशन दोनों का सम आ जाएगा। दूसरे टाइप फॉर्मेशन, कैसे ये सोल्यूशंस कैसे फॉर्म होंगे, फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन। सच सोल्यूशंस आर फाउंड बाय मिक्सिंग, ऐसे कंपोनेंट्स को मिक्स करना जिनकी शेप, साइज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम हो पहले भी और आफ्टर द सोल्यूशन भी। Such solutions are found by mixing the components which are identical in their characteristics and whose intermolecular forces remain same on mixing। जैसे देख लो, बेंजीन और टॉलिन को मिक्स कर लिया। बेंजीन क्या होता है,
C6H6 बेंजीन। टॉलिन क्या होता है, इसके ऊपर CH3 लगा होगा, CH3 लगा होगा, मतलब C6H5CH3। तो ये बेंजीन और टॉलिन ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ऐसे होगी। जैसे दूसरी एग्जांपल ले ली, इथाइल क्लोराइड, C2H5Cl और C2H5Br, ये होगी। तो एग्जाम्पल एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, बेंजीन, टॉलिन। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके, दे ओबे राउल्ट्स लॉ। नेक्स्ट, ये जैसे मिक्स करते हैं ना ही कोई हीट एब्जॉर्ब होती है ना ही कोई हीट इवॉल्व होती है, क्योंकि पहले भी वैसे ही होते हैं बाद में भी वैसे ही होते हैं। तो यही आ जाएगा, देयर इज़ नो चेंज वॉल्यूम मिक्स। अगर ये जो आइडियल सॉल्यूशंस हैं इसमें कोई भी चेंज नहीं होती वॉल्यूम की मिक्सिंग पे, जैसे पहले होते हैं वैसे ही। मतलब अगर आप 1 लीटर बेंजीन को 1 लीटर टॉलिन के साथ मिक्स करोगे तो टोटल सोल्यूशन 2 लीटर आएगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, वॉल्यूम को ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो रीज़न यही था कि आपको पता नहीं होगा कि कौन से टाइप का सोल्यूशन है। ठीक है, देयर इज़ नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। क्लियर? तो देयर इज़ नो एवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, डेल्टा H मिक्स 0। क्यों? जैसे पहले थे वैसे ही रहते हैं, इसलिए ऐसे सोल्यूशन आपको पता है, डेल्टा H अगर नेगेटिव हो तो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव हो तो रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक, और अगर जीरो हो उसको हम बोलते हैं एथर्मिक। हेंस द प्रोसेस इज एथर्मिक। नेक्स्ट, अगर आपने लास्ट टाइम मैंने भी पढ़ाया है आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड या गैस इन ए लिक्विड में, कि अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक हो तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर एक्सोथर्मिक हो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और अगर एथर्मिक होगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सच सोल्यूशन इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। क्लियर? तो ये ग्राफ आ जाता है। अब इसके ग्राफ को हम स्टडी करते हैं, तो ग्राफ बनाते हैं हम। क्लोज्ड ग्राफ बनेगा, वो क्यों? यहाँ पे काइये 1 लिखेंगे, काइये 1। स्टार्टिंग में क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट होगा, काइये मैंने 1 लिख दिया। यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर होगा, प्योर होगा ये P0A। जैसे जैसे हम नॉन वोलाटाइल सल्यूट काई भी इसमें डालते जाएंगे, जैसे जैसे आप सल्यूट इसमें डालते जाओगे, नॉन वोलाटाइल या वोलाटाइल कोई भी होगा, तो आपको पता है काई ए कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है काई ए प्लस काई बी कितना होता है, 1 होता है। तो एक स्टेज आ जाएगी कि काई बी कितना हो जाएगा जब 1, और काई ए कितना हो जाएगा 0। तो इससे वैल्यू ज़्यादा तो नहीं हो सकती ना, तो इसलिए ये यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइम पे प्योर क्या होगा, सल्यूट होगा, उसका वेपर प्रेशर हम प्योर सल्यूट का रख लेते हैं P0B। ठीक है? तो जैसे जैसे अब आपको पता है, जैसे जैसे आपने पढ़ा है राउल्ट्स लॉ में, P0 का ये इज प्रोपोर्शनल टू PA, जैसे जैसे काई बी बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। तो ये ग्राफ आ जाएगा PB इक्वल टू P0B काई बी, और ये ग्राफ आ जाएगा इस साइड से इस साइड मूव करना हो तो P0A ये ग्राफ आ जाएगा PA इक्वल टू P0A काई ए। ठीक है? क्लियर? और दोनों को ऊपर से ज्वाइन कर दोगे, ये आ जाएगा P सोल्यूशन इक्वल टू PA प्लस PB। दोबारा से रिपीट करते हैं एक बार, यहाँ पे आ गया काई ए 1 काई बी 0, और एक स्टेज आ जाएगी कि काई ए 0 हो जाएगा और काई बी 1 हो जाएगा। यहाँ पे वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का होगा, यहाँ पे P0B। तो जैसे जैसे आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन सल्यूट की बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ते जाएगा। ये PB का ग्राफ। ऐसे ही काई ए यहाँ से 0 है, तो जैसे ही काई ए की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी उसका वेपर प्रेशर कम होते जाएगा, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ठीक है? और दोनों को ज्वाइन कर दोगे टोटल वेपर प्रेशर निकल जाएगा। तो यही ग्राफ मैं दिखाया हुआ है आपको। तो ये देखें वेपर प्रेशर, काई बी 0 है, काई ए 1 है, काई बी 1 है, काई ए 0, मोल फ्रैक्शन इस साइड लिखिए, ऊपर वेपर प्रेशर। यहाँ पे काई ए 1 है तो वेपर प्रेशर P0A होगा, यहाँ पे काई बी 1 है तो वेपर प्रेशर आप प्योर सल्यूट होगा P0B।
ये लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वैल्यू पी बी इक्वल टू पी नॉट बी का आई बी। यहाँ से जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन कम होती जाएगी वैसे वैसे वेपर प्रेशर कम होता है। पी ए इक्वल टू पी नॉट ए का ये ऊपर वाली ज्वाइन करोगे तो पी सोल्यूशन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इक्वल टू पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का आई बी। तो ये द आइडियल सोल्यूशन जो ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ। क्या क्या पढ़ा आपने? क्या होते हैं आइडियल सोल्यूशन? जो ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ को एट ऑल कंसनट्रेशन टेम्परेचर, फिर उनकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती मिक्सिंग में, ए थर्मिक होते हैं, सॉल्युबिलिटी इफेक्ट नहीं होती, और कैसे होते हैं? ये फॉर्म होते हैं जिनमें कोई भी हीट चेंज नहीं आए ऑन मिक्सिंग। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशंस। तो सोल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ आर नोन एज नॉन आइडियल सोल्यूशन। इन दिस केस पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए का ए प्लस एंड पी बी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी का बी। पी सोल्यूशन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी तो होगा, लेकिन पी नॉट ए का ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी का ए। हैंस इन दिस केस डेल्टा एच मिक्स बी नॉट इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिक्स बी नॉट इक्वल टू जीरो। सॉल्युबिलिटी इफेक्टेड होती है टेम्परेचर पे। और कैसे अब टाइप्स पढ़ लेते हैं। अब देखो दो केसेस अराइज हो सकते हैं यहाँ पे। ग्रेट नॉट इक्वल टू है, पी ए इज नॉट इक्वल टू, इसमें इन सोल्यूशन में पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए का ये। तो इसका मतलब दो केस अराइज होते हैं। पी ए ग्रेटर हो सकता है पी नॉट ए का ये से, जहां पी ए लेस देन पी नॉट ए का ये हो सकता है। तो मतलब कहने का कि वेपर प्रेशर ज्यादा हो सकता है जहाँ कम हो सकता है। अगर ज़्यादा हुआ तो हम उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, और अगर कम होगा तो बोलेंगे नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। फर्स्ट है नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। सच नॉन आइडियल सोल्यूशंस हैव मोर वेपर प्रेशर, मतलब पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए का ए एंड पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी का ए। more vapor pressure than that expected from Raoult's law. That is, in this case, PA greater than P naught A chi A and PB greater than P naught B chi B. P solution equal to PA plus PB greater than P naught A chi A plus P naught B chi B. तो अब नेक्स्ट है फॉर्मेशन। देखो वेपर प्रेशर बढ़ गया, मिक्स करने पे वेपर प्रेशर बढ़ गया। वेपर प्रेशर बढ़ता है अगर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाए तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? प्रेशर ऊपर की तरफ उड़ने की। अगर एक दूसरे मालिक्यूल को पकड़ के ही नहीं रखा है तो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गई तो उड़ने की पावर बढ़ जाएगी। तो मतलब कहने का इसका सिंपल है कि सच सॉल्यूशंस आर फाउंड बाय मिक्सिंग द कंपोनेंट्स हुज इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीजेस ऑन मिक्सिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स इसके, अब इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस कम हो गई। अगर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो तो पास पास होते हैं, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस वीक हो गई तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। वॉल्यूम क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब डेल्टा वी क्या आएगा? ग्रेटर देन जीरो। जब डेल्टा वी क्या आएगा? पॉजिटिव। देयर इज एन इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। अब नेक्स्ट देखना, इसका मतलब है अब वॉल्यूम बढ़ गई तो बॉन्ड क्या हो गए हैं? पहले अगर बॉन्ड छोटा होगा, अब बॉन्ड क्या हो गया? बड़ा। तो बॉन्ड क्या हो गया? वीक हो गया। इसका मतलब इसकी एनर्जी देख, अब एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। अब सिंपल सा मैं आपको ये बताऊं तो आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा, मतलब एंडोथर्मिक ही होगा ये। लेकिन अभी मैं समझाता हूँ आपको कैसे। अगर ये ए पहले था बॉन्ड, ये बी, जब इनको मिक्स किया तो ये बन गए ए बी। अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ठीक है, बाद में वीक हुआ ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रांग होगा तो ये क्लोज होगा, ठीक है। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगी मोर तोड़ने के लिए, और जब बॉन्ड फॉर्म होता है एनर्जी रिलीज होती है, वो लेस होगी। क्यों? अगर बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा तो एनर्जी रिलीज ज़्यादा होगी, बॉन्ड तोड़ने के लिए यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी लगी। वो कैसे? क्योंकि पहले बॉन्ड स्ट्रांग थे तो बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगी? ज़्यादा लगेगी। इसका मतलब है कि एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। एनर्जी एब्जॉर्ब होने का मतलब है प्रोसेस क्या रहेगा? एंडोथर्मिक। ज़्यादा एनर्जी लगी ना तो प्रोसेस एंडोथर्मिक। देयर इज एन एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ऑन मिक्सिंग,
नेक्स्ट है सॉलेबिलिटी। अब एंडोथर्मिक हो तो आपको पता है सॉलेबिलिटी इंक्रीज होगी ऑन मिक्सिंग। एग्जाम्पल एसीटोन और इथाइल अल्कोहल। तो आपको इथाइल अल्कोहल मैं बना रहा हूँ यहाँ पे C2H5OH डेल्टा नेगेटिव, O पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, C2H5 अल्कोहल है ये OH, और H में से O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 सॉरी, और हाइड्रोजन की होती है 2.1। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, जो कम होता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये देखो OH है, तो आपको पता है इसमें कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जब इसमें एसीटोन डालोगे, एसीटोन क्या होता है, CH3CO O पे नेगेटिव 3.5 होती है O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन की 2.5, ये पॉजिटिव। लेकिन इनमें हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन जो है वो नॉन पोलर है, उन पे चार्ज ही नहीं है, तो इसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती है। तो जब आपने डाइपोल डाइपोल फोर्सेस वाला डाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले का बॉन्ड वीक हो गया। तो ये एग्जांपल आ गई। इसी तरह से इथाइल अल्कोहल और वाटर। इथाइल अल्कोहल क्या है, C2H5OH, O नेगेटिव H पॉजिटिव, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर HOH, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन ये आपने नॉन पोलर वाला इसमें वाटर में डाला, तो वाटर पहले सिर्फ छोटे छोटे वाटर मालिक्यूल्स होंगे, उनमें फोर्स स्ट्रांग होगी। अब आपने नॉन पोलर वाला डाला तो बनेगी बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही, लेकिन वीक हो जाएगी, तो ये भी पॉजिटिव वाला। एसीटोन को कार्बन डाइसल्फाइड में डाला, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड। एसीटोन को बेंजीन में डाला, एसीटोन में कौन सी फोर्स होती है, डाइपोल डाइपोल। जब कार्बन डाइसल्फाइड, ये कौन से हो गए, नॉन पोलर, तो नॉन पोलर में गए ये, तो डाइपोल डाइपोल भी नहीं रहेगी फिर। इसी तरह से एसीटोन बेंजीन, इस इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म मैंने पहले भी पढ़ाया आपको, ये एनेस्थेटिक है एक। क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, और C पे आता है पॉजिटिव चार्ज और Cl पे आता है नेगेटिव चार्ज, ये एक डाइपोल मालिक्यूल है। और CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर है। जब नॉन पोलर को पोलर में डालेंगे तो फोर्स फिर भी कम होगी, पोलर में डाइपोल डाइपोल होगी। नॉन पोलर को पोलर में डालना हो, अगर नॉन पोलर मालिक्यूल को पोलर में डालना हो तो बाई फोर्स हो जाती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, तो वीक हो जाती है। ये भी इसकी एग्जांपल याद करनी है, ये एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को बेंजीन में डाल दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड को टॉलिन में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो इसकी, आपको आइडियल का याद हो, ये डॉटेड में आइडियल है, इसका क्या आएगा, इस ग्राफ में ऊपर वाली साइड ज़्यादा है, उस ये आ गया, आइडियल का ये है, तो इनका क्या होगा, ज़्यादा है वेपर प्रेशर, तो ऊपर की तरफ ग्राफ आएगा हर कोई। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट है नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो क्या होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नेगेटिव वाले, जिनका पीए जो होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो लेस देन P0A का ये होगा, कम होगा वेपर प्रेशर। कम होगा तो बताओ इसका मतलब है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो गई हैं, स्ट्रांग हो गई हैं, ठीक है ना, तभी उड़ने की पावर कम हो गई है। तो सच नॉन आइडियल सोल्यूशन हैव लेसर वेपर प्रेशर देन दैट एक्सपेक्टेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, दैट इज इन दिस केस PA less than P0A का ये and PB less than P0B का B। P solution equal to PA plus PB less than P0A का ये plus P0B का B। Such solutions are found by mixing the components whose intermolecular forces increases on mixing। मिक्स होने पे फोर्सेस क्या हो गई, बढ़ गई। इसका मतलब पहले फोर्सेस क्या थी, वीक थी। करेक्टरिस्टिक्स ये ओबे नहीं करेंगे राउल्ट्स लॉ। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ गई हैं, मतलब मॉलिक्यूल पास पास आ गए हैं, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, कम। देयर इज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। अब दोबारा से नेक्स्ट ये देखें, पहले AA BB, बाद में AB AB। बोल रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बाद में बढ़ गई, इसका मतलब है पहले बॉन्ड क्या थे, वीक थे। वीक थे तो कम एनर्जी लगी तोड़ने के लिए,
इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगी बॉन्ड को, इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज हुई, इसका मतलब ये एक्सोथर्मिक है। तो देयर इज एवोल्यूशन ऑफ हीट ऑन मिक्सिंग दैट इज सॉल्युबिलिटी इज एक्सोथर्मिक एंड हैंस टच मिक्स क्या आएगा, नेगेटिव। और आपको पता है, आपने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड में पढ़ा था कि अगर एक्सोथर्मिक हो तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वही है इसका नेक्स्ट पॉइंट। तो शॉर्टकट मैं बोलूँ ऐसे, पॉजिटिव वाले में सब कुछ पॉजिटिव, डेल्टा वी पॉजिटिव, डेल्टा एच पॉजिटिव, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेगेटिव वाले में सब कुछ नेगेटिव, वॉल्यूम कम होती है, एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच नेगेटिव होता है और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल HCl, कोई भी एसिड को अगर पानी में डालना हो, आपको याद हो एसिड को अगर पानी में डाल लो बड़ा हीट अप हो जाता है ग्लास, तो इसका मतलब कोई भी एसिड को पानी में डालेंगे एक्सोथर्मिक ही होता है, वो सारे इसी में आएंगे। एसिटिक एसिड इन पिरिडीन, HNO3, क्लोरोफॉर्म को बेंजीन में डाला वो भी इसमें, क्लोरोफॉर्म को डाईइथाइल ईथर, एसीटोन को एनिलीन में डालोगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको देखनी है इसकी, तो ग्राफ कैसा होगा आप क्या मानते हो, ये आपको पता है, ये मेन ग्राफ है, काई भी मैं वो नहीं लिखूंगा, सीधे शॉर्टकट ये आ गया, सोल्यूट का ये, सॉल्वेंट का ये। नेगेटिव वाले में कम होता है वेपर प्रेशर, इस साइड नीचे वाली साइड आएगा इसका ग्राफ सारा, ये देखो यहाँ पे PA वैसे ही बनाया है, वो डॉटेड में दिखाए हैं पहले और नीचे वाली साइड लाइंस दिखाई हैं, ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं हेनरीज लॉ पे। हेनरीज लॉ में आपको पता है PA इक्वल टू KH का ये होता है, का ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस A इन द सोल्यूशन, PA क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सोल्यूशन, KH क्या है, हेनरीज कांस्टेंट। अब न्यूमेरिकल देखो, इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 Kelvin, हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। गिवन है हेनरीज कांस्टेंट N2 का दिया है 293 केल्विन पे 76.48 किलो बार। ठीक है, तो देखो इसको दोबारा से क्या दिया हुआ है, 1 लीटर ऑफ वाटर, अकॉर्डिंग टू हेनरीज कांस्टेंट P(N2) इक्वल टू KH काई N2। काई N2 किसके बराबर आ जाएगा, P(N2) अपॉन KH, P(N2) अपॉन KH। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 दिया हुआ है 0.987 बार और KH दिया 76.48 किलो बार। किलो को 10 की पावर 3 लिखा, फिर सॉल्व किया तो ये वैल्यू निकली 1.29 इंटू 10 की पावर -5। निकालना क्या है, नंबर ऑफ मिली मोल्स ऑफ N2। इफ़ n मोल्स ऑफ N2 आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, n कर लेते हैं हम इसको, 1 लीटर ऑफ वाटर का आपको पता है 1000 ग्राम 1 लीटर को लिख सकते हैं 1000 अपॉन 18 55.5 होता है, ये तो अब याद ही हो जाना चाहिए अब आपको। तो काई N2 किसके बराबर आ जाएगा, आप काई की फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल n अपॉन 55.5। तो ये n जो है ये मिली मोल्स में, गैस जो होगी वो इतनी ज़्यादा डिजॉल्व तो नहीं होगी वाटर में, तो अब हम इसको लिख सकते हैं n प्लस 55.5 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 55.5, अप्रॉक्सीमेटली 55.5 ही के बराबर ही, n बहुत स्मॉल है। तो n अपॉन 55.5 काई की हमने वैल्यू निकाली है पहले की 1.29 इंटू 10 की पावर -5, तो n आ जाएगा 1.29 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 55.5। तो इसको सॉल्व किया, बन गया 71.595 इंटू 10 की पावर -5। तो आपको पता है 71.6 लिख लेता हूँ मैं 595 को, 10 की पावर -5 में से 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -2 कर लेता हूँ। 10 की पावर -3 को हम मिली बोलते हैं, तो बचा 71.6 इंटू 10 की पावर -2 मिली मोल। तो 10 की पावर -2 को नीचे ले लिया, 100 बन गया 0.716, ये था नंबर ऑफ मोल्स। नेक्स्ट आपका टेस्ट है ये क्वेश्चंस करने हैं आपने। 200 मिलीलीटर वाटर को ऐड किया, 500 मिलीलीटर, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन का फार्मूला। प्योर वाटर की मोलैरिटी क्या होती है, लिक्विड HCl की क्या होगी जी डेंसिटी। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 100 cc ऑफ 2 एसिड को नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस को मिक्स करना हो, नई नॉर्मल मोलैरिटी क्या निकलती है।
वॉल्यूम ऑफ NaOH हैविंग मोलैरिटी 0.1 मोलर रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 200 cc। कितना NaOH, और ये एसिड बेस वाला लगाना है आपने। व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन इज 0.1 mm। आंसर भी, इसका आंसर भी दिया हुआ है 40 cc है। नेक्स्ट है सोल्यूशन, इसका भी आंसर दिया, इथनॉल इन वाटर इतना हाउ मच ग्राम, कैसे निकालना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बताना है आपने कौन सा कंसनट्रेटेड ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what volume of 95% sulfuric acid density and what mass of water must be taken to prepare, answers दिए हैं। in which case the concentration remain independent of temperature, mass of urea required in making 2.5 kg of 0. क्वेश्चंस करने हैं, टेस्ट है आपका, और ये भी सॉल्व करके भेजने हैं। व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ अमोनिया इन ए सोल्यूशन कंटेनिंग 0. मोलैरिटी ऑफ 1 मोलर। तो ये क्वेश्चन शाम तक आपने, टेस्ट है ये, टेस्ट मींस टेस्ट, 8 बजे मुझे इसकी सॉल्यूशंस भेजने हैं आज, ठीक है। होप, थैंक्स अलॉट। तो आज का टॉपिक आपने देखा आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस था हमारा। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल होता है जो ओबे करता है, नॉन आइडियल होता है नहीं करता है। नॉन आइडियल के केस में फिर नॉट इक्वल टू आएगा, नॉट इक्वल टू में ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। अगर वेपर प्रेशर बढ़ेगा उसको पॉजिटिव कहेंगे, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब इंटरमालिकुलर फोर्सेस कम हो गई। इंटरमालिकुलर फोर्सेस पहले स्ट्रांग थी, इसका मतलब हीट लगी है तोड़ने में, तो हीट एब्जॉर्ब हुई है, एंडोथर्मिक। और दूसरा में हर चीज़ नेगेटिव आएगी, ठीक है। एग्जांपल्स याद करनी है, एसिड को वाटर में डालोगे एक्सोथर्मिक ही होगा सारा, ठीक है, मतलब नेगेटिव ही होगा। अल्कोहल को वाटर में डालोगे पॉजिटिव होगा। मैं एक जैसे होंगे तो एथर्मिक होगा, आइडियल सोल्यूशन होगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।